हमारे साथ क्वांट म्यूचुअल फंड के संदीप टंडन आज बातचीत करने के लिए ईटीना स्वदेश पर जुड़ रहे हैं। संदीप, धन्यवाद बात करने के लिए। सबसे पहले क्योंकि आप मैक्रो स्ट्रैटेजी को काफ़ी ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो अप्रोच में इंक्लूड करते हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस स्पीड से ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स गिर रही हैं और क्रूड भी नीचे आ रहा है, इसका प्रभाव इंडियन मार्केट्स के लिए क्या है या इमर्जिंग मार्केट पैक के लिए क्या नज़र आता है आपको? देखिए, इमर्जिंग मार्केट के लिए भी इसका ऑब्वियसली प्रभाव बहुत पॉजिटिव है और इंडिया के लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव है। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न अगर हम लोग जब मैक्रो देखते हैं तो हमारे लिए क्रूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारा जो डिपेंडेंसी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा है। अभी भी उस पे हमारा रुपया पे इम्पैक्ट आता है, सेंटीमेंट्स पे इम्पैक्ट आता है, सो उसके लिए तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है। ओके, ऐसे भी इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जो ग्लोबल हेडविंड्स में जरूर हैं, लेकिन इंडिया में टेलविंड्स बहुत अच्छे हैं। ओके, तो इंडिया बोथ एब्सोल्यूट और रिलेटिव बेसिस पे बहुत अच्छा लगता था। यही एक फैक्टर था जो अपने अगेंस्ट में था। सी रुपया डिप्रिशिएट हो बिकॉज ऑफ डॉलर, क्योंकि वो पेयर है, वो इज ओके। बट जब क्रूड बढ़ता है तो हमारे मैक्रो में डिटोरिएशन ज्यादा होता है। तो वो एक चीजें अगर स्टेबलाइज हो रही है या और ड्रिफ्ट होगा क्रूड, तो हमारे लिए तो बहुत फायदा होगा ऐसा कंट्री। राइट। बाजार में एक बात है, और जनरली जो आपको फॉलो करते हैं क्लोजली, ये देख रहे हैं कि आपका जो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो काफ़ी डिफरेंट है। मैं आप स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो सुपीरियर रिटर्न्स आपने अपने फंड्स में जनरेट किए हैं वर्सेस वर्सेस कंपटीशन या इन द इंडस्ट्री, मैं उसका कौन से फैक्टर्स पे आप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं उस फ्रेमवर्क पे थोड़ा जानना चाहूँगा। क्योंकि अब अभी आपका कांग्रेचुलेशंस ऑल्सो, अब आपका AUM 15,000 करोड़ क्रॉस कर गया है, तो थोड़ा इसके अपने फ्रेमवर्क पे स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया पे थोड़ा सा नहीं, आज बताएं आज हम हमें। लोग 2 बिलियन क्रॉस कर गए हैं अजय जी। पब्लिक का बहुत सपोर्ट रहा है, तो बहुत अच्छा है। एंड इसमें आपको एक फ्रेमवर्क बात करते हैं, जो भी हमारा बड़ा आउट परफॉर्मेंस आया है और या जो भी हम सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पाए, उसके लिए हमारा एक फ्रेमवर्क हमने बिल्ड किया जिसको हम लोग बोलते हैं VLRT फ्रेमवर्क। तो एक रिस्क मिटिगेशन इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है जिसमें हम वैल्यूएशन एनालिटिक्स को जरूर इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग बोलते हैं ना फंडामेंटल आत्मा लिक्विडिटी द लिक्विडिटी हमारा जो इंपॉर्टेंट है और सेंटिमेंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल आत्मा, लिक्विडिटी द प्राण एंड सेंटिमेंट्स द माया, ये तीनों को हम कैप्चर करते हैं। तो जो वैल्यूएशन एनालिटिक्स है तो वो बैकबोन है। बट वैल्यूएशन एनालिटिक्स के दम पे हम सब कुछ नहीं कर पाते हैं। आपको एंट्री मिलती है लेकिन एग्जिट्स नहीं मिलती। तो उसके लिए हमें ग्लोबल लिक्विडिटी देखना है और स्टॉक्स की लिक्विडिटी कैसी है, कंट्री स्पेसिफिक लिक्विडिटी क्या है, सेंटिमेंट्स किस तरह है से प्रिवेल कर रहे हैं। जैसे आपको होता है कुछ सेक्टर बहुत निग्लेक्टेड, बहुत बीटन डाउन हो जाते हैं। ओके, वो एक फेस आता है कि लोग गिव अप मार देते हैं। okay? तो वो फेस को हम लोग एक बिहेवियर पर्सपेक्टिव से आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हर स्टॉक या तो एक एडमायर कैटेगरी में ट्रेड करता है या निग्लेक्टेड टेरिटरी में। जब बहुत एडमायर कैटेगरी में कोई स्टॉक आ जाता है, मोस्ट एडमायर कैटेगरी से सितंबर 2021 में टेक्नोलॉजी ग्लोबली मोस्ट एडमायर कैटेगरी में, तो वहां से हम एग्जिट कर जाते हैं। तो एक एक्सट्रीम इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। तो एक दूसरा चीज होता है कि एक्सट्रीम निग्लेक्टेड टेरिटरी में, जैसे मोस्ट हेटेड जोन की हम बात करें, जैसे जैसे हमने बीच में बैंकिंग लिया था सितंबर 2021 में, ITC हमारी बहुत बड़ी होल्डिंग रही है, तो वो एकदम निग्लेक्टेड टेरिटरी में थे। जैसे हमने लास्ट फ्यू मंथ्स में से PSU बैंक्स अपने पोर्टफोलियो में बड़ा ऐड किया है, तो एकदम निग्लेक्टेड टेरिटरी में थे। ओके, जिसका एक माइंडसेट होता है लोगों को देखना ही नहीं है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, मतलब लोगों का एक कन्विक्शन होता है ना कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, मल्टीपल्स आर लो, इकोनॉमी रिवाइव कर रही है, तो बैंकिंग बाय डिफॉल्ट आर बेनिफिशियरी। ओके, अंडर ओनरशिप है। तो हम ये सब मल्टीपल फैक्टर्स जिसको हम लोग बोलते हैं कि अपार्ट फ्रॉम वैल्यूएशन एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट है, बट लिक्विडिटी और जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए हम 1/3 वेटेज वैल्यूएशन एनालिटिक्स को देते हैं, 1/3 वेटेज रिस्क एपेटाइट जो सेंटिमेंट्स को देते हैं, और 1/3 वेटेज हम लोग देते हैं लिक्विडिटी के ऊपर। तो ये हम कंट्री स्पेसिफिक भी करते हैं, स्पेसिफिक भी करते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक करते हैं। तो VLRT जो फ्रेमवर्क है वो ग्लोबल पहले देखते हैं, फिर हम इंडिया स्पेसिफिक देखते हैं, और फिर स्टॉक स्पेसिफिक इंडिया में देखते हैं। उसके लिए एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया जब हम देखते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन स्टेज पे, तो हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिस्क ऑन एनवायरमेंट है कि रिस्क ऑफ एनवायरमेंट है। ओके, अगर रिस्क ऑन एनवायरमेंट होता है तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग ढंग का होता है और उसमें हम लोग फ्रंट फुट पे खेलते हैं।
तो बिकॉज साइकिल आपके फेवर में होती है, रिस्क ऑन एनवायरनमेंट है, इजी स्विचिंग होता है, एक्स्ट्रॉर्डनरी पैसा बनता है, और रिस्क ऑफ होता है ना, तो हम लोग बहुत बैकफुट पे खेलते हैं। आइडिया होता है उस समय कोई रिस्क नहीं लेना है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, और डिफेंसिव सेक्टर में जाते हैं, लो बीटा में देखते हैं, अच्छा, डिफेंसिव की राइट। डेफिनेशन हम लोगों की बहुत अलग होती है ट्रेडिशनल हाउस से, तो उसको भी एक अलग तरीके से देखते हैं। तो ये पूरा जो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है, ये भी हम लोगों ने काफी जो 30 साल में बहुत सारी गलतियां करी हैं, ब्लंडर्स किए हैं, उसके बाद इसको हमने बिल्ड किया है, जो मिस्टेक्स से बिल्ड हुआ कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करी थी। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली संदीप, क्योंकि बाजार में मिस्टेक्स के बिना सीखना नामुमकिन सा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कुछ स्पेसिफिक एरियाज के बारे में। मैं आपका पोर्टफोलियो स्कैन कर रहा था, आपके पास कुछ लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं ऐसे जो बड़े ट्रांजैक्शन के बीच में हैं, और बाजार अभी तक बहुत क्वेश्चन करता आया है। बहुत लंबे समय में अटक से गए थे वो, अब थोड़ा बाहर आना शुरू हो रहे हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत उत्साह है। आपके पास सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक भी है, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है। दोनों का मुझे आप अपना थिंकिंग प्रोसेस बताएं कि लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में क्या आउटलुक है, और पीएसयूज, लार्ज पीएसयूज में आपका आउटलुक क्या है? देखिए अजय जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जब हम लोग मैं अपनी बात करूं या ग्लोबल स्ट्रैटेजीज की बात करें, या एक इंडिया के ऊपर जो एक पॉजिटिव आउटलुक है, मैक्रो पर्सपेक्टिव, अर्निंग पर्सपेक्टिव, एक बहुत बड़ा इंडिया का एक फेवर है, एब्सोल्यूट में तो है, और सबसे बड़ा एडवांटेज हमारा रिलेटिव बेसिस पे है, जब दुनिया में काफी कुछ हेडविंड्स हैं। वो बैकग्राउंड में अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है और इंडिया में माइंडसेट पॉजिटिव, मैं इसको माइंडसेट आपको पॉजिटिव इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम लोगों का माइंडसेट पॉजिटिव होता है तो हम खर्चे करते हैं, इकोनॉमी ग्रो। तो वो बैकग्राउंड में अगर इकोनॉमी पॉजिटिव है, उस पर अगर बड़ा कॉल लोगों को समझ में आ गया है, तो बैंकिंग उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है। ये अपने को ये इकोनॉमी पे लिवरेज इकोनॉमी जैसा प्ले होता है, इसमें सबसे बड़ा लिवरेज इकोनॉमी का बैंक के थ्रू प्ले आउट करते हैं। ठीक? तो बैंक्स तो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है, और जिसका अच्छे लोग भी बात करते हैं, काफी लोग बात करते हैं आपकी बैंकिंग की साइकिल है, हम भी एग्री करते हैं बैंकिंग की साइकिल है। बट इसमें हमको क्या देखना है जी, कि हमको वो देखना है कि इस साइकिल में कौन से स्टॉक्स हमको आउट परफॉर्मेंस देके जाएंगे। ओके, क्या जो इंडेक्स को मिमिक करते हैं, सिर्फ इंडेक्स का ही वेटेज लेके हम अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट कर लें, तो उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूर रहती है, लेकिन उसमें अल्फा नहीं बनता है। ठीक? तो अल्फा अगर जनरेट करना है तो हमें तीनों चीजें देखनी है। जैसे हमको ये देखना है कि भाई कितना सस्ता या महंगा स्टॉक है, ओके, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके एक लार्जर थीसिस भी देखना है कि बैकग्राउंड क्या है। जैसे हमने बोला है कि 2021 से हमको एक बड़ा कॉल हम लोगों ने लिया है कि ये ग्रोथ स्टॉक का मोस्ट एडमायर कैटेगरी का एक डिकेड का टॉप है। ओके, तो अगले 10 साल में आपको वैल्यू स्टॉक का मैसिव आउट परफॉर्मेंस मिलेगा। तो हमारा वो एक लार्जर थीसिस है कि वैल्यू स्टॉक ग्लोबली और इंडिया और इमर्जिंग मार्केट की बात करें तो रिलेटिव बेसिस पे इमर्जिंग मार्केट और वैल्यू, इंडिया इज अ वैल्यू वर्सेस डेवलप मार्केट। तो इंडिया ऐसा कंट्री ऑल्सो अच्छा लगता है, उसके अंदर भी हम वैल्यू थीसिस ढूंढेंगे। तो हमारे थीसिस में पीएसयू बैंक्स ज्यादा क्वालिफाई करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के कंपैरेटिव। कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे बहुत अच्छे लगते हैं, लार्जर नेम्स में नाम नहीं लूंगा, लेकिन लार्जर नेम्स में अच्छे लगते हैं, उनसे हमको कुछ वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, उधर पे ग्रॉसली ओवर ओन्ड है वो सब स्टॉक्स, तो वहां से अल्फा जनरेट करना मुश्किल होगा, आउट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो अगर आउट परफॉर्मेंस हमें लेना है तो हमें वैल्यूएशन भी सस्ता चाहिए, अंडर ओनरशिप भी चाहिए, डिसबिलीव भी चाहिए, जो निग्लेक्टेड जोन है, ओके, हेटेड जोन जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं, ऐसे पीएसयू बैंक हेटेड जोन में किसको लेना ही नहीं है, बढ़ने के बाद भी नहीं, ये तो छू नहीं सकते, नो। वैसा माइंडसेट जब आता है ना, तो हम उसको अपॉर्चुनिटी की तरह प्ले करते हैं, और हम लोग उसको फिर एग्रेसिव अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं वहां पे। उस तरह का डेटा मिल जाता है तो थोड़ा सा हम फ्रंट फुट पे खेलते हैं, और वहां पे एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट हो जाता है, और डाउन साइड प्रोटेक्टेड कैपिटल, होता है। वो इंपॉर्टेंट है कि मेरा डाउन साइड प्रोटेक्टेड है और एक्स्ट्रा अल्फा आ रहा है। जी संदीप, कैपिटल गुड स्पेस पे आपका क्या व्यू है? क्योंकि वैल्यूएशंस जो टॉप नेम्स हैं, कुछ नेम्स आपके भी कुछ फंड्स में हैं, वो सस्ते नहीं रह गए, लेकिन ऑफकोर्स 10 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद आ रहे हैं। आपने कैपिटल गुड्स को कैसे अप्रोच किया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ये गुड्स देखिए, वगैरह? कैपिटल गुड्स हमारे पोर्टफोलियो में हम लोग काफी अर्ली स्टेज पे कैपिटल गुड्स को आइडेंटिफाई किया था। ओके, अब उसमें जो भी एमएनसी नेम्स है वो एक्सपेंसिव है। ओके, इंडियंस नेम भी कुछ एक्सपेंसिव हो गए, प्रेडोमिनेटली वो स्पेस में जो एमएनसी नेम्स है वो बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन
ये लेवल से मैं क्या ये सब स्टॉक्स में बड़ा एक्सपोजर ऐड कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। जो रखे हैं उनको रखा है, क्योंकि ये पूरा सेक्टर जो कैपिटल गुड्स है अब हमारे लिए एक डिफेंसिव सेक्टर हो गया। खैर, इस बीच आप सुन रहे थे कि किस तरह से मार्केट के अंदर एक रणनीति बनाई जा सकती है। बाजार इस समय कहाँ पे खड़ा है, किस जगह पर ज़्यादा अब आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। लेकिन